glycolysis. And firstly, we are going to be discussing some important points regarding glycolysis, and then we're going to be discussing in detail each and every step that occurs in glycolysis. Basically, there are 10 steps, and we're going to be trying to discuss each and every step in detail. So let's begin. Glycolysis. तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्लाइकोलिसिस जो है उसको हम इस टर्म को हम स्प्लिट करके पढ़ सकते हैं ग्लाइकोस प्लस लाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलिसिस में होता है ग्लूकोस का ब्रेकडाउन। ग्लूकोस का ब्रेकडाउन किस में होता है? पायरुविक एसिड में। इसके 2 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये 3 कार्बन का है और ये 6 कार्बन का है। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस को हम लोग बोलते हैं ईएमपी पाथवे, क्योंकि जो साइंटिस्ट जिन्होंने इसको डिस्कवर किया था उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं: गुस्टेव एम्बेडन, ऑट्टो मेयरहोफ एंड जे पेरेनस। तो ईएमपी, इन तीनों साइंटिस्ट के नाम पे इसको ईएमपी पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस जो है ये 10 स्टेप की पूरी मैकेनिज्म है। तो इसके अंदर 2 फेजेस आती है ग्लाइकोलिसिस के अंदर। पहली होती है प्रिपरेटरी फेज, और दूसरी होती है पे ऑफ फेज। प्रिपरेटरी फेज के अंदर एनर्जी जो है वो कंज्यूम होती है, कंज्यूम्ड, और पे ऑफ फेज के अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, या तो एटीपी की फॉर्म में या फिर एनएडीएच की फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 6 कार्बन से 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं 3 कार्बन के, मतलब कहीं पर भी रिएक्शन के अंदर कार्बन का लॉस नहीं हुआ है। इसका मतलब कि कहीं भी किसी स्टेप में CO2 का एवोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि कहीं भी किसी स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होगा, डीकार्बोक्सिलेशन एब्सेंट। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में। तो यार ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्लाइकोलिसिस के बारे में। तो अब हम इसकी स्टेप्स पढ़ते हैं सारी, कि कौन कौन सी स्टेप्स आती है इसमें। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि ग्लाइकोलिसिस को है ना यूनिवर्सल पाथवे बोला जाता है, यूनिवर्सल पाथवे। क्योंकि चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, उसके अंदर ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा, यानी कि पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर टीसीए और एनारोबिक के अंदर टीसीए नहीं होती है। पर ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक दोनों में होगी, इसलिए इसको यूनिवर्सल पाथवे बोलते हैं। अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पूछ सकते हैं। तो जो सबसे पहला स्टेप है वो है फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन। अब जहां पर भी ये टर्म मिल जाती है फॉस्फोराइलेशन, इस फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप, PO4- ग्रुप या फिर फॉस्फेट ग्रुप, दोनों एक ही बात है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ अ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, अब कहाँ पर होगा? तो ये जो हमारा मॉलिक्यूल था, सबस्ट्रेट था ग्लूकोज, इस पर एक एंजाइम रिएक्ट करेगा, हेक्सोकाइनेज। अब
ये जो एंजाइम है, काइनेज एंजाइम, इसका काम ही यही होता है कि ये फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाता है। तो जहां पर भी फॉस्फोराइलेशन हो रहा है वहां पर काइनेज ग्रुप प्रेजेंट होगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। पर हम जहाँ जितने भी पढ़ रहे हैं उसके अंदर फॉस्फोराइलेशन के जहां पर भी हो रहा है वहां पर काइनेज एंजाइम प्रेजेंट होगा। और हेक्सो, क्योंकि ये काइनेज जो है इस पर्टिकुलर केस में ग्लूकोज की 6 पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर रहा है, तो जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो बन जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और इस प्रोसेस में एक एनर्जी जो है 1 एटीपी वो कंज्यूम होगी। ठीक है, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है। ठीक है, और ये जो है ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक, तो अब इस स्टेप के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आती है उसका नाम है आइसोमराइजेशन। आइसोमराइजेशन, अब आइसोमराइजेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है वो एक एंजाइम होता है फॉस्फो ग्लूको आइसोमरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये चेंज हो जाता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अब आइसोमर्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और यहाँ पर जो ये एंजाइम हमको दिख रहा है ये भी है आइसोमरेज। तो ये रिएक्शंस काफ़ी सिंपल है, अगर हम इन जो एंजाइम्स के नेम्स है ना इनको हम लोग ध्यान से देखें और जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है उनको ध्यान से देखें। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फो क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ग्लूको क्योंकि जो रिएक्टेंट है वो ग्लूकोज, और आइसोमरेज क्योंकि ये इस मॉलिक्यूल को इसके आइसोमर में कन्वर्ट कर रहा है, और रिएक्शन स्टेप का नाम भी आइसोमराइजेशन ही है। और ये स्टेप जो है ये रिवर्सिबल स्टेप है। जो फर्स्ट स्टेप थी वो इरिवर्सिबल थी, वहां पर सारी इरिवर्सिबल स्टेप्स लिख रहे हैं, और ये स्टेप रिवर्सिबल है। ठीक है, इसके बाद चलो यहीं पे लिख देते हैं। जो थर्ड स्टेप है वो है वापस से सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। अब ये जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है इसमें एक एंजाइम काम करता है PFK, फॉस्फो फ्रक्टोकाइनेज। हमने पहले भी बोला था कि जहां पर भी काइनेज एंजाइम आ जाएगा वहां पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होगा। ये P फॉस्फो क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, F फ्रक्टोज क्योंकि अब जो है वो रिएक्टेंट है फ्रक्टोज, और काइनेज क्योंकि ये इसमें फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करेगा। और ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है, और इस स्टेप में एक ATP का जो है मॉलिक्यूल वो कंज्यूम होता है और चेंज हो जाएगा ADP प्लस PI में। ATP होता कुछ नहीं, एक मॉलिक्यूल है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, और इसके अंदर एक फॉस्फेट का बॉन्ड टूट जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है एडिनोसिन डाईफॉस्फेट, और ये फॉस्फेट का मॉलिक्यूल इससे अलग हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम एज अ कोफैक्टर, और ये चेंज हो जाएगा क्योंकि इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन हो रहा है, तो ये चेंज हो जाएगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में। ठीक है, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज यहाँ पे लिख देते हैं, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो अभी तक हमने जो जो भी एंजाइम्स पढ़े, पहला एंजाइम पढ़ा था काइनेज एंजाइम जो कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करता है, दूसरा पढ़ा था आइसोमरेज एंजाइम। ठीक है, और ये स्टेप जो है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कमिटिंग स्टेप है। मतलब कि एक बार ये स्टेप हो गई तो फिर ग्लाइकोलिसिस जो है वो पूरी कंप्लीट होगी ही होगी, फिर वो वापस से अपने कन्वर्ट नहीं कर सकती ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फिर भी कन्वर्ट हो सकता है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, पर एक बार सेकंड फॉस्फोराइलेशन हो गया, पीएफके की प्रेजेंस में फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन गया, तो फिर जो पूरा ग्लाइकोलिसिस का जो रिएक्शन है पूरी वो कंप्लीट होगी और पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा।
ठीक है, ये स्टेप भी इरिवर्सिबल है, तो इसको भी हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि फर्स्ट और थर्ड स्टेप जो है अभी तक इरिवर्सिबल थी। ठीक है, प्रोडक्ट क्या बना है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब जो फोर्थ स्टेप है उसमें होगी स्प्लिटिंग। स्प्लिटिंग का मतलब होता है कि जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का मॉलिक्यूल है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का जो मॉलिक्यूल है ये स्प्लिट हो जाता है 3PGAL और DIHAP में। हम ये जानते हैं हम कि ये फ्रक्टोज जो है 6 कार्बन की शुगर है। अब ये जो है ये 3 कार्बन और 3 कार्बन, इसमें ये स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो एंजाइम है वो है एल्डोलेज एंजाइम, और एल्डोलेज जो है वो एक लाइएज एंजाइम है। लाइएज का मतलब होता है कि ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब 3PGL जो है वो कुछ नहीं है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और DIHAP है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, अब फोर्थ, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फोर्थ और फिफ्थ स्टेप, क्योंकि ये जो दो मॉलिक्यूल्स जिनमें ये फ्रक्टोज 1,6 बेस फॉस्फेट स्प्लिट हुआ है, ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। मतलब कि DIHAP जो है वो खुद को कन्वर्ट कर सकता है 3PGAL में, और 3PGAL जो है वो खुद को कन्वर्ट कर सकता है DIHAP में। ये दोनों भी आपस में आइसोमर्स है, और यहाँ पर एक एंजाइम होता है ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेट। इसको हम ट्रायोज आइसोमरेज भी बोलें तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्रायोज आइसोमरेज फॉस्फेट ज़्यादा अप्रोप्रिएट। तो ये एंजाइम DIHAP को 3PGAL में कन्वर्ट कर सकता है और 3PGAL को DIHAP में कन्वर्ट कर सकता है, पर आगे इस रिएक्शन के अंदर, इस मैकेनिज्म के अंदर 3PGAL का मॉलिक्यूल ही बढ़ता है। तो फोर्थ और फिफ्थ स्टेप भी आइसोमराइजेशन ही है, क्योंकि ये जो है वो इसमें कन्वर्ट होगा लास्ट में। ठीक है, इसके बाद जो सिक्स स्टेप है उसके अंदर होगा ऑक्सीडेटिव डिहाइड्रोजनेशन। ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, इसलिए हम उसको वहां पे मेंशन नहीं करेंगे, और यहाँ पर एंजाइम का नाम मेंशन कर देते हैं एल्डोलेज एंजाइम। ठीक है, अब जो 3PGAL बना है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, उसमें एक एंजाइम जो है वो एक्ट करेगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज। अब ऑक्सीडेटिव का मतलब, ऑक्सीडेटिव इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हो रहा है ऑक्सीडेशन। और डिहाइड्रोजनेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन आयन का रिमूवल कहाँ से होगा, इसके अंदर एक NAD प्लस का जो मॉलिक्यूल है, दो NAD प्लस के मॉलिक्यूल्स वो चेंज हो जाएंगे 2NADH प्लस H प्लस में। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि हाइड्रोजन आयन का रिमूवल हो रहा है। अब इस मॉलिक्यूल का होगा ऑक्सीडेशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। तो ये रिएक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से जो है अब पे ऑफ फेज शुरू हो चुका है। पे ऑफ फेज, क्योंकि अब एनर्जी का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो चुका है।
ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन हो गया। अब 7th स्टेप में सेवन स्टेप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिसका नाम है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। वन थ्री बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट हो जाता है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। ये स्टेप भी रिवर्सिबल है और यहाँ पर जो एंजाइम है वो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो 2 ADP प्लस PI कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। अब ये जो सबस्ट्रेट है इससे डायरेक्टली ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन का मतलब एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। पर ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये आ कहाँ से रहा है? ये इससे मिल रहा है, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप मिल रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से फॉस्फेट ग्रुप का मिलना और ATP का फॉर्मेशन होना। ठीक है। जो प्रोडक्ट बना वो बना 3 फॉस्फोग्लिसरेट। ये स्टेप भी रिवर्सिबल है, इसलिए हम इसको वहां पे मेंशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो है वो है फिर से आइसोमराइजेशन। जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट फॉर्म हुआ है वो एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। म्यूटेज एंजाइम जो है वो भी आइसोमर की तरह ही काम करता है, आइसोमरेज की तरह ही काम करता है, पर ये जो है थोड़ा स्पेसिफिक एंजाइम है, मतलब कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को ही उनके आइसोमर्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है। अब हाँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है। थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ था, ये चेंज हो जाएगा 2 पोजीशन पे। अब इन सब के यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, 2 मोल्स बन रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि जो DI हमने स्प्लिटिंग वाली रिएक्शन पढ़ी थी उसमें जो DIHP का फॉर्मेशन हो रहा था वो फाइनली कन्वर्ट हो रहा था 3PGL में, तो उसके 2 मोल्स चल रहे हैं और इन सब के प्रोडक्ट के भी इधर 2 मोल्स बन रहे हैं। ठीक है। तो हाँ, 8 स्टेप हो गया खत्म। इसके बाद 9 स्टेप जो है वो है डिहाइड्रेशन। टू फॉस्फोग्लिसरेट चेंज हो जाएगा, एक एंजाइम है एनोलेज, एनोलेज एंजाइम। इसकी प्रेजेंस में वाटर का एक मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो जाता है और ये चेंज हो जाएगा PEP, फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट। इसको 3PEP भी बोलते, 3 फॉस्फो इनॉल पाइरुवेट बोल। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसी स्टेप के पूरी ग्लाइकोलाइसिस में यही एक स्टेप है जिसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है। अब जो है 9 के बाद लास्ट स्टेप है जिसके अंदर जो PEP है, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, वो फाइनली जो है कन्वर्ट हो जाएगा। इस स्टेप का कुछ नाम नहीं है,
तो इसके अंदर PEP 3PEP जो है वो एक एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, इसकी प्रेजेंस में, और 2ADP plus PI gets converted into 2ATP and it changes into two molecules of pyruvate और pyruvic acid, इसके 2 मोल्स बन रहे हैं, इधर भी इसके 2 मोल्स। जैसे ही इसका पायरुवेट का फॉर्मेशन हो जाता है, ये माइग्रेट करने लग जाता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ। अभी ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस जो ये हो रही थी साइटोसोल में, सेल के साइटोसोल में, पर जैसे ही पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा, इट स्टार्ट्स माइग्रेटिंग टुवर्ड्स माइटोकॉन्ड्रिया। तो और ये स्टेप जो है ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है, तो इसको भी यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर फर्स्ट, थर्ड और लास्ट 10 स्टेप जो है वो इरिवर्सिबल होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है, और बाकी जितनी भी स्टेप्स है वो सारी रिवर्सिबल है। तो ठीक है, अब इसकी एनर्जेटिक्स पढ़ते हैं कि मतलब हमको ग्लाइकोलाइसिस से गेन कितना हुआ एनर्जी का और लॉस कितना हुआ। बायो एनर्जेटिक्स, तो सबसे पहले तो एटीपी का कंजम्पशन कहाँ कहाँ हुआ। तो एटीपी का कंजम्पशन हुआ था फर्स्ट रिएक्शन में और थर्ड रिएक्शन में, तो 2 एटीपी जो है वो कंज्यूम हुए हैं। ठीक है, अब एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ। एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था 6th स्टेप में और 10th स्टेप में, दो एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, तो बन रहे थे टोटल 4 एटीपी, और 2 मॉलिक्यूल्स NADH के भी बने थे एक स्टेप में। ठीक है, पर अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि नेट गेन कितना है ग्लाइकोलाइसिस का, तो नेट गेन का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने फॉर्म हुए हैं सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस में। नंबर ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने दिख रहे हैं, 4 - 2 = 2 एटीपी। तो जब भी नेट गेन पूछा जाता है तो आंसर होना चाहिए कि 2 एटीपी का है जो नेट गेन हो रहा है। पर अगर क्वेश्चन आता है कि टोटल गेन कितना है ग्लाइकोलाइसिस में, तो टोटल गेन का मतलब होता है कि ग्लाइकोलाइसिस, TCA, ETS सारे स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको बताना है कि ग्लाइकोलाइसिस में टोटल कितनी एनर्जी का फॉर्मेशन हुआ। तो जब सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, इसका मतलब कि हमको NADH से जो है एनर्जी मिल चुकी है। एक NADH का मॉलिक्यूल जो है वो 3 ATP का फॉर्मेशन करता है। जो लास्ट स्टेप, सेकेंड लास्ट स्टेप है ETS, उसके अंदर एक NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं। तो 2 NADH से कितने बनेंगे, 6 ATP। तो टोटल गेन के अंदर 6 ATP प्लस ये जो 2 थे ये, तो टोटल गेन कितना हो गया, 8 ATP का। तो ग्लाइकोलाइसिस से जो नेट गेन है वो है 2 ATP और जो टोटल गेन है वो है 8 ATP। या हाँ, तो ये पूरी जो है ग्लाइकोलाइसिस है, ये एक्चुअल में ऐसी दिखती है, पर हमने हर एक स्टेप को जो है वो अलग से निकाल के पढ़ा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर बस ख़त्म, शायद ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है ये। तो ग्लूकोज हेक्सोकाइनेस कन्वर्ट कर देता है इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। काइनेस का मतलब फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है। एटीपी जो है कंज्यूम होती है, एटीपी का एक मॉलिक्यूल कंज्यूम होता है और वो चेंज रहता है ADP प्लस PI में। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है अपने आइसोमर में कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फॉस्फोग्लूको आइसोमरेज की प्रेजेंस में, और ये जो है रिवर्सिबल स्टेप है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट वापस से चेंज होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में PFK की प्रेजेंस में, और ये जो है ये कमिटिंग स्टेप है, कमिटिंग स्टेप। अब ये थी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट जो है वो स्प्लिट हो रहा है 3-PGAL और DIHAP में एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में। इसके बाद जो फिफ्थ स्टेप है वो यहीं पे हो रही है, क्योंकि
DIHAP जो है वो फाइनली वापस इन कन्वर्ट हो जाएगा 3PGAL में। एंजाइम है ट्राइओज आइसोमरेज फॉस्फेट, जिसको हम ट्राइओज आइसोमरेज भी लिख सकते हैं। 4th स्टेप हो गई। इसके बाद 3PGAL जो है वो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगा 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और NADH का जो है 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। इधर इसके 2 मॉलिक्यूल्स या 2 मोल्स, इसके भी 2 मोल्स। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये कौन सा स्टेप है? ये है 6th स्टेप। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है 7th स्टेप, जो कि है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जिसके अंदर डायरेक्टली जो है वो ATP का मॉलिक्यूल्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म हो रहे हैं। तो 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज की प्रेजेंस में चेंज हो रहा है 3-फॉस्फोग्लिसरेट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। इसके बाद 3-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो अपने आइसोमर में चेंज हो जाता है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज की प्रेजेंस में, 2-फॉस्फोग्लिसरेट में चेंज हो गया। 2-फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो चेंज होता है PEP में फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और एक वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ पर रिमूव हो रहा है। और फाइनली जो 10th स्टेप है, ये 8th, ये 9th और ये 10th स्टेप। तो फाइनली 10th स्टेप के अंदर जो है PEP कन्वर्ट हो जाता है पाइरुवेट काइनेज के अंदर, और यहाँ पर भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म हो रहे हैं। अब जैसा हमने एनर्जेटिक्स में देखा था, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने, 2 मॉलिक्यूल यहाँ बने, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर्म हो गए। और कंज्यूम कहाँ हुए? एक तो यहाँ कंज्यूम हुआ और एक यहाँ कंज्यूम हुआ, तो -2 ATP। तो नेट गेन हो गया 2 ATP, और जो 2 NADH यहाँ बने उनसे भी आ गया अगर 6 ATP, तो टोटल गेन हो गया 8 ATP। ये जो है ये पूरी है प्रिपरेटरी फेज, और इधर वाली जो है ये है पे ऑफ फेज, और ये है प्रिपरेटरी फेज। तो आई होप कि आपको एक ग्लाइकोलाइसिस का जो एक्सप्लेनेशन था, मैंने कोशिश की एक्सप्लेन करने की, बट हाँ, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। और या so this is the end of the video, and thank you so much for watching the complete video if you watched it, and yeah, so goodbye and take care.